Good morning, children. Myself, J.K. Khare, PGT History from Kendriya Vidyalaya, Babina, Kent. Today, we will study the third chapter, Colonial Cities, and its third part. Two parts we have already studied in last two series. First of all, in this chapter, in this part, we will see what were the new towns like. यानी सबसे पहले इस तीसरे भाग में हमको ये देखना है कि जो उस समय शहर बसे थे वो कैसे थे. पोर्ट्स, फोर्ट्स एंड सेंटर्स फॉर सर्विसेज, यानी बंदरगाहें, किले और जो सेवा केंद्र थे जहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वाज प्रोवाइडेड. तो ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफाइड दीज सिटीज़, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी और उसने इन तीनों शहरों को बसाया था, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता. मेनली दीज सिटीज़ वी आर फिशिंग एंड बीमिंग विलेज. बट ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफाइड दीज सिटीज़ so that it can protect यूरोपियंस. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शहरों की किलेबंदी की ताकि यूरोपियनों की सुरक्षा की जा सके. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्लैक एंड वाइट टाउन्स डेवलप्ड किए. ब्लैक टाउन और वाइट टाउन यानी काले नगर और गोरे नगर या श्वेत नगर जिसे कह सकते हैं. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दो प्रकार के नगर बसाए. ब्लैक टाउन्स वो होते थे जहाँ पर भारतीय रहते थे और वाइट टाउन्स वो होते थे जहाँ पर यूरोपियंस रहते थे. प्लेंटीफुल चीप लेबर वाज अवेलेबल. इन शहरों में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सस्ता श्रम मौजूद था. दिस सिटीज सप्लाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो उद्योग थे, जो फैक्ट्रियाँ थीं, जो कंपनियाँ थीं, उनको सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता था वो भारत से इन्हीं शहरों से होकर इंग्लैंड को निर्यात किया जाता था. यानी ये तीनों शहर जो थे वो एक एक्सपोर्ट पॉइंट थे. यहाँ से सामान इंग्लैंड की कंपनियों को भेजा जाता था. तो आप ये देखिए बॉम्बे पोर्ट का एक सीन है, इसको आप देखिएगा. उस समय जो बॉम्बे पोर्ट था. इसके बाद आप देखिए इकोनॉमीज ऑफ दीज सिटीज़ वेयर नॉट प्राइमरली बेस्ड ऑन फैक्ट्री प्रोडक्शन. इन शहरों की, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन शहरों की जो अर्थव्यवस्था थी वो फैक्ट्री प्रोडक्शन पर नहीं थी. यानी अंग्रेज़ों ने जो फैक्ट्री लगाई थी उसी पर इन शहरों की अर्थव्यवस्था नहीं चलती थी, उसी के उत्पादन. क्योंकि ये शहर आपके जो थे मेन रूप से वीविंग एंड फिशिंग विलेज थे, तो इनकी अर्थव्यवस्था मेन रूप से फिशिंग और वीविंग पर चलती थी. हालांकि अंग्रेजों ने इनमें फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, लेकिन फैक्ट्रियों का बना सामान सीधा फैक्ट्रियों से सामान बनता था, वो सीधा चला जाता था. देयर वेयर ओनली 2 इंडस्ट्रियल सिटीज़ इन इंडिया. उस समय विशुद्ध रूप से भारत में 2 औद्योगिक केंद्र थे. एक था कानपुर और दूसरा था जमशेदपुर. कानपुर वाज फेमस फॉर लेदर, वूलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स. कानपुर जो था वो चमड़े के लिए, ऊनी कपड़ों और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था. यानी कानपुर में चमड़े का काम होता था, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे. ये उस समय कानपुर पूरे भारत में प्रसिद्ध था औद्योगिक दृष्टि से. जमशेदपुर वाज फेमस फॉर स्टील प्रोडक्शन. जमशेदपुर जो था वो स्टील प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हो चुका था. जमशेदपुर जिसे आज हम टाटा नगर भी कहते हैं. तो ये 2 शहर जो थे, कानपुर और जमशेदपुर, उस समय बड़े औद्योगिक शहर भारत के माने जाते थे. ए न्यू अर्बन मिल्यू, यानी एक नया शहरी परिवेश. तो शहरी परिवेश में क्या हुआ? द डेवलपमेंट ऑफ डॉक्स एंड घाट्स, यानी जो जहाँ पर जलयान रुकते हैं वो गोदीबाड़ा और घाट्स, इनको डेवलप किया गया. एलोंग द शोर वेयर गोडाउंस, यानी समुद्र किनारे बड़े बड़े गोदाम बनाए गए. ट्रांसपोर्ट डिपोट्स, यानी यातायात के डिपो बनाए गए, यानी जहाँ से सामान आ सके और जा सके. भंडार या सामानों के भंडार बना दिए गए. बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट,
यानी बैंकिंग संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं वहाँ पर स्थापित की गई, लेन देन का हिसाब किताब किया जा सके। मर्केंटाइल ऑफिस यानी व्यापारियों के बड़े बड़े ऑफिस बन गए। इंश्योरेंस एजेंसीज फॉर शिपिंग, और जो जहाज उद्योग था उसके लिए वहाँ पर बीमा एजेंसियाँ बन गई ताकि उनकी जहाज़ों की भी सुरक्षा की जा सके। वो जो समुद्र किनारे नगर थे, ये खासतौर पर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ये तीनों समुद्र किनारे के नगर थे, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़े बड़े गोदाम बने, सामान आने जाने के लिए डिपोट बनाए गए, बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वहाँ स्थापित हुई, बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने ऑफिस बना लिए, शिपिंग जहाजरानी उद्योग के लिए बड़ी बड़ी बीमा कंपनियाँ आ गईं ताकि उसको सुरक्षा दी जा सके। इनलैंड वेयर द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस ऑफ द कंपनी, और जो भारत का इनलैंड था, जो अंदर का क्षेत्र था भारत का, उसमें कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय होते थे। यानी कंपनी इन तीनों शहरों से तो वो सामान को लाना और ले जाना इसका काम करती थी। बाकी जो इनलैंड था यानी भारत के अंदरूनी भाग थे, जो समुद्र तट के किनारे नहीं आते थे, वहाँ पर उस कंपनी ने अपने प्रशासनिक ऑफिस बना रखे थे, वहाँ काम होता था। अब आप देखिए ब्लैक टाउन और वाइट टाउन, ये दो चित्र देखिएगा, इनमें आपको कुछ दिखेगा। ये आपके वाइट टाउन दिख रहे हैं दो, जो एकदम व्यवस्थित बिल्डिंगें दिख रही हैं, शानदार इमारतें दिख रही हैं। अब डिफरेंस इन ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ब्लैक टाउन्स क्या थे और वाइट टाउन्स क्या थे, तो इनमें डिफरेंस लिखने को आता है, आपको डिफरेंस समझिए। ब्लैक टाउन्स में इंडियंस लिव्ड हियर, यानी ब्लैक टाउन्स में भारतीय लोग रहते थे, और आप कह सकते हैं अदर देन यूरोपियंस। वाइट टाउन्स में यूरोपियन लिव्ड, ये यूरोप के लोग जो थे वो आपके वाइट टाउन में रहते थे, और ब्लैक टाउन में इंडियंस रहते थे, या अदर देन इंडियंस भी, वो अदर देन यूरोपियंस रहते थे। दे सिम्बलाइज्ड चाउस, एनार्ची, फिल्थ एंड डिसीजेस। जो वाइट टाउन थे वो आपके उबड़ खाबड़, गंदगी, बीमारी, अव्यवस्था, अस्वच्छता, इसके प्रतीक थे। यानी ये जो ब्लैक टाउन थे वो आपके ढंग से नहीं बसे हुए थे, कहीं छोटा सा मकान है, कहीं बड़ा मकान हो गया, कहीं गली छोटी सी है, कहीं गली थोड़ी बड़ी हो गई, कहीं नाली है, कहीं पानी भरा हुआ, इस तरह की वहाँ व्यवस्था थी। गंदगी थी, सफाई नहीं होती थी, बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के वहाँ चांसेस रहते थे। जबकि वाइट टाउन दे सिम्बलाइज्ड क्लीननेस एंड हाइजीन। जो श्वेत नगर थे या वाइट टाउन थे वो स्वच्छता और स्वास्थ्य, सफाई, इनके प्रतीक थे। ब्लैक टाउन्स वेयर डेंसली पॉपुलेटेड, ये जो ब्लैक टाउन्स होते थे यहाँ जनसंख्या का आधिक्य निवास करता था, या जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती थी, या घनी जनसंख्या वहाँ पर होती थी, यानी कम जगह में ज़्यादा लोग रहते थे। दीज हैज सेटल्ड कॉलोनीज, वाइट टाउन में सेटल्ड कॉलोनीज होती, यानी नियमित रूप से मकान, एक से मकान बने होते थे, लगभग एक से एरिया के मकान बनाए जाते थे, तो वो सेटल्ड थे, उनमें छोटे बड़े मकान नहीं होते थे, एक सी प्रकार की कॉलोनी बनाई जाती थी। ब्लैक टाउन्स में दीज हैड अनऑर्गेनाइज्ड रोड्स एंड सेटलमेंट्स, यानी इन ब्लैक टाउन्स में जो सड़कें थीं वो आपकी कोई असंगठित थीं, यानी अव्यवस्थित थीं, और सेटलमेंट, बस्तियाँ भी ऐसी थीं, कोई बस्ती जहाँ जैसी बना रही, किसी के सामने मैदान है, किसी के सामने तालाब है, किसी के सामने सड़क है, तो कोई उसमें निश्चित नहीं था कि कैसी बस्ती हो। जबकि वाइट टाउन्स दीज हैड वाइड रोड्स, बैरक्स, चर्चेस एक्सेट्रा। ये वाइट टाउन जो थे वहाँ पर सड़कें चौड़ी थीं, सेना के बैरक्स बने हुए थे, चर्चें भी बनी हुई थी, यानी बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध थी। ब्लैक टाउन्स में आप देखिएगा दे डिड नॉट हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई, यानी जो ब्लैक टाउन्स होते थे वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी सप्लाई यानी लोगों तक पीने का पानी कैसे पहुँचेगा, इस्तेमाल करने वाला पानी कैसे पहुँचेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। जबकि वाइट टाउन्स में दे हैड अंडरग्राउंड पाइप वाटर सप्लाई, यानी
जब व्हाइट टाउन में जो था पानी की सप्लाई वो ज़मीन के अंदर पाइप डालकर घरों घरों में नल से द्वारा पहुंचाई जाती थी। ब्लैक टाउन्स में देयर वाज नॉट प्रॉपर सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम नहीं था ब्लैक टाउन्स में, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, नाली की व्यवस्था नहीं थी, घर का मलमूत्र निकलने की व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है बहुत से घरों में घर में नाली की व्यवस्था ना हो, शौचालय ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जबकि वाइट टाउन्स में दे हैड प्रॉपर सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, जो वाइट टाउन थे उनमें पर्याप्त उचित प्रकार का शौचालय होता था, नालियों की व्यवस्था होती थी, घरों में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती थी। दीज वी आर कंसिडर्ड इंफीरियर प्लेसेस टू लिव इन। जो ब्लैक टाउन होते थे वो रहने के लिए निम्न स्थान माने जाते थे, अंग्रेज उनको निम्न स्थान कहते थे। जबकि वाइट टाउन थे, दीज वी आर कंसिडर्ड सुपीरियर प्लेस टू लिव इन। जबकि जो वाइट टाउन थे उनको रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान माना जाता था कि यहाँ आराम से रहा जा सकता है। तो ब्लैक टाउन और वाइट टाउन्स में ये जो डिफरेंस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखिए तो कि अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ हिल स्टेशंस बसाए थे। हिल स्टेशंस जो हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा कुछ बसाए गए थे भारत में। तो क्यों बसाए गए? तो सबसे पहला तो क्या है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्मी स्टेशन बसाए, हिल स्टेशन बसाए, जहाँ पर उनकी आर्मी विश्राम कर सके, उनके जो सेना के कमांडर होते थे वो विश्राम कर सके। इसके अलावा स्ट्रेटजिक प्लेसेस फॉर विलेटिंग ट्रूप्स गार्डिंग फ्रंटियर्स लॉन्चिंग कैंपेन्स अगेंस्ट एनिमी रूलर्स। इसके अलावा ये स्थान ऐसे थे जहाँ पर सेना को तैयार किया जा सके। इन स्थानों पर इन्हीं स्थानों से वो अपनी सीमाओं की रक्षा करते थे। ये स्थान हिल स्टेशन ऊंचाई पर थे, यहाँ से वो अपने सीमाओं की रक्षा करते थे और यहीं से दुश्मन शासकों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करते थे। इसके अलावा जो हिल स्टेशन पर आए गए उसका मेन कारण क्या था, टेम्परेट एंड कूल क्लाइमेट। वहाँ का जो वातावरण था, जो तापमान था वो अंग्रेज़ों के अनुकूल था, ठंडा था। तो अंग्रेज उस वातावरण में रह सकते थे। वो वातावरण उनका लगभग यूरोपियन कंट्रीज से मिलता जुलता होता है। प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन एंड रेस्ट, इन स्थानों पर प्राकृतिक सुंदरता, तो ये मनोरंजन के साधन है। रेस्ट, वहाँ पर आराम किया जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच में वो आराम करने के, मनोरंजन के साधन होते थे। तो इन स्थानों पर जाकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। अब ये हिल स्टेशन देखिए, एक लेफ्ट में शिमला है और राइट में माउंट आबू है। तो ये हिल स्टेशन हैं जो अंग्रेज़ों ने बसाई थी। ये तीसरा हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, ये भी अंग्रेज़ों ने बसाया था। अब ये कब बसाए गए ये आप देखिए। तो ये जो हिल स्टेशन थे, इसके अलावा हिल स्टेशन सुटेबल प्लेसेस फॉर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। इन स्थानों पर चाय और कॉफ़ी के बागान भी लगाए जा सकते थे। चाय और कॉफ़ी एक कैश क्रॉप है, नगद फसल है, तो अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। तो इन स्थानों को चुनने का एक कारण ये भी है। ये शिमला जो था वो गोरखा युद्ध के समय 1815 में इस शिमला स्टेशन की स्थापना की गई थी। अंग्रेज़ों मराठाओं का जब युद्ध हुआ 1818 में, उस समय ये माउंट आबू हिल स्टेशन बना था। और सिक्किम के राजाओं से, सिक्किम के शासकों से अंग्रेज़ों ने 1835 में दार्जिलिंग को अपने कब्जे में लिया था। अब आप देखिएगा कि इन शहरों में, नए जो शहर बसे थे, उन शहरों में सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, बीविल्डरिंग प्लेसेस। ये बड़े चमकदार स्थान थे, यानी ऐसे स्थान थे जिन्हें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लें, यानी आपको विश्वास ना हो कि ऐसा हो सकता है। ड्रामेटिक कंट्रास्ट बिटवीन एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी, यानी इन शहरों में अधिक धनी लोग भी बसते थे और बहुत गरीब लोग भी बसते थे।
जैसे आज आप मुंबई का उदाहरण देखिए, मुंबई में भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति भी रहता है और वहाँ स्लम्स बस्तियाँ भी हैं जिनमें बहुत गरीब लोग भी रहते हैं। तो ये विरोधाभास उस समय भी था, यानी सबसे ज़्यादा धनी वाला और सबसे ज़्यादा गरीब वाला परिवार भी उस समय इन शहरों में निवास करता था। न्यू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इन शहरों में नए नए यातायात के साधन आ गए थे। बसें चल गई थी, रेलगाड़ियों का आविष्कार पढ़ा था आपने, हो गया था, ट्रामा बसें चल गई थी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो थी वो अवेलेबल हो गई थी, यानी कुछ सुख सुविधा वाली चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा, लेक ऑफ सेंस ऑफ कोहेरेंस एंड फेमिलियरिटी ऑफ द ओल्ड टाउन्स। इन शहरों में पुराने शहरों से सामंजस्य और समरूपता बिल्कुल नहीं थी। पुराने शहर जो कस्बे होते थे उनसे कोई सामंजस्य नहीं था, यहाँ कोई परिचित किसी का परिचित नहीं था, सब नए बसे हुए थे। ये इन शहरों की विशेषता थी। तो पहला क्या था, ये एक बड़े चमकदार एक नए प्रकार के स्थान थे जिन्हें देखकर विश्वास नहीं होगा। अत्यधिक गरीबी और अमीरी दोनों का वहाँ पर आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। नए प्रकार की यातायात सुविधाएँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वह इन शहरों का पुराने शहरों से कोई सामंजस्य नहीं था, वो कोई एकरूपता नहीं थी। इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स, इन शहरों में नए नए सामाजिक वर्ग बन गए थे। अब जब नए सामाजिक वर्ग बन गए, बहुत सारी सुविधाएं हो गई वहाँ पर। तो माइग्रेशन ऑफ ऑल क्लासेस टू द बिग सिटीज, तो जो भारत में छोटे छोटे गांव थे, जो बहुत गरीब वर्ग था जिसके पास रोजगार नहीं था, उसने रोजगार की तलाश में इन सर्च ऑफ जॉब्स, बेटर फैसिलिटीज़, इन शहरों की ओर माइग्रेशन किया। यानी गांव के लोग जो थे वो इन बड़े शहरों की ओर आ गए। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों को नौकरी मिलती गई, रोजगार मिलते गए, धंधा चलता गया, तो एक मिडिल क्लास इंक्रीज हुआ। एक मध्य वर्ग जो था, अमीर और गरीब जो था, एक्सट्रीम वेल्थ एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसके बीच में एक मिडिल क्लास इन शहरों में उभर कर आया। इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक स्फीयर ऑफ डिबेट एंड डिस्कस, यानी वाद विवाद और बहस, इनके सार्वजनिक रूप से वाद विवाद और बहस ये नए शहरों में शुरू हो गई। नए शहरों में कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते, तो नए शहरों में डिस्कशन होता था किस देश में होने वाली घटनाओं पर, वाद विवाद होता था, बहस होती थी। तो ये नए शहरों में शुरू हुआ था। इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, नए शहरों में महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर थे। गांव में महिलाओं की लाइफ निश्चित है, लेकिन शहरों में महिलाओं के लिए कई प्रकार के नए अवसर मौजूद थे। वुमेन इंटर्ड न्यू प्रोफेशंस, महिलाओं ने नए नए व्यवसायों में प्रवेश किया। कुछ महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करने लगीं, कुछ घरेलू छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधों में काम करने लगीं, तो कुछ महिलाएं पढ़ने लगीं, पढ़ाने लगीं। तो कुछ प्रकार महिलाओं ने नए प्रकार के व्यवसायों में प्रवेश किया। कंजर्वेटिव सपोज वुमेन्स एजुकेशन, जो रूढ़िवादी थे उस समय, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया। महिलाओं की शिक्षा की राह आसान नहीं थी, उसमें देश में रहने वाले जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। रिफॉर्मर्स हु सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन शा वुमेन प्राइमरली एज मदर एंड वाइफ्स, जो समाज सुधारक महिलाओं की शिक्षा का सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी महिलाओं को माताओं और पत्नियों के रूप में ही उनकी प्राथमिकता को माना। यानी जो समाज सुधारक ये मानते थे कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, उनका सपोर्ट करते थे, वो भी ये मानते थे कि महिलाएं माताएं और पत्नियों के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त थीं। लेबरिंग पुअर और वर्किंग क्लास, शहरों में मजदूर, गरीब मजदूर वर्ग, वर्किंग यानी कामगार वर्ग, ये वर्ग जो है जन्म लिया इस वर्ग ने शहरों में। सुख सुविधाएं होने के साथ साथ, लेकिन शहरों में द लाइफ इन दी सिटी वाज ए स्ट्रगल, शहरों में कहने को पीछे आपने पढ़ा कि सुविधाएं बहुत थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन फिर भी जीवन वहाँ संघर्ष से भरा हुआ था। आसान नहीं था शहर में सर्वाइव करना।
पुअर वेयर इंथुसिस्टिक पार्टिसिपेंट इन रिलीजियस फेस्टिवल्स, तमाशा, फोक थिएटर एट्सेट्रा। जो गरीब वर्ग था, उसके लिए एक गरीब वर्ग था, मनोरंजन के साधन में क्या थे? जो धार्मिक त्यौहार होते थे, जो लोकमंच में नाटक होते थे, तमाशे होते थे, नौटंकी होती थी, वो लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। यानी शहरों में गरीबों के मनोरंजन का साधन उस समय या तो धार्मिक त्यौहार होते थे या लोकमंच होता था, रंगमंच जिसे आप कह सकते। Thank you. This is the end of third part. We will see the last part in the next day, on the next day.